यूनुस ने लगाई आग, योगी ने दी है वार्निंग। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला दिए गए रात को। ये तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगा दी है कट्टरपंथियों ने। लेकिन ताज्जुब और अफसोस इस बात का, बांग्लादेश जल रहा है और मोहम्मद यूनुस केक काट रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका देश जल रहा हो, देश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा अत्याचार हो रही हो और उस देश का संरक्षक केक काट रहा हो। तो यूनुस केक काट रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए बांग्लादेश में हिंदू रो रहे हैं, उनके घर उजाड़ दिए गए और जला दिए गए हैं। ये वो घर है। ये आप देख रहे हैं घर का मलबा जो कट्टरपंथियों ने जलाकर राख कर डाला है। और बांग्लादेश में जो हो रहा उसके खिलाफ कोलकाता में, बंगाल में प्रदर्शन हुआ तो वहां पुलिस पर आरोप लगा कि पुलिस ने लाठियां चलाई हैं विरोध करने वालों पर। इस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। लोग सवाल पूछ रहे हैं ममता बनर्जी से कि उनका क्या कसूर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनका विरोध करने वाले बंगाल में मारे जा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया है। हिंदू संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं। यूनुस और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं। खड़े खड़े लड़की लोगों को उठा के फेंक रहे हैं। ये बंगाल तो बांग्लादेश की तरह बनते जा रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, बंगाल में भी देखिए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक आदमी को आधा मरा हुआ हालत में जला दिया है, जिंदा जला दिया लटका के। तो उस विषय में लोग कुछ नहीं बोलता है कि ये सिलेक्टिव माइंडसेट क्यों? पूछा जा रहा है कि आखिर चुनकर बंगाल में क्यों टारगेट किया गया, ये सवाल हो रहा है। उसके बाद आज देखिए कोलकाता में फिर प्रदर्शन हो रहा था। आपको बताऊं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम धमाका हुआ है। ढाका के माघ बाजार में धमाका हुआ है। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। चश्मदीदों के मुताबिक फ्लाईओवर से बम फेंक दिया गया। बीएनपी के तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने से पहले यह बड़ी घटना हुई है। ये अब आपको दिखाऊं, ये जहां बम फेंका गया उस जगह की तस्वीर है। अभी बम धमाका हुआ है बांग्लादेश में। और वर्तमान शासक में कोई अंतर नहीं है। हिंदुस्तानियों का हम सबका खून खौल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, चुन चुन कर हमला हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेश में यह आग यूनुस ने लगाई है। हादी की हत्या हो या दीपू का मर्डर, क्या सब कुछ यूनुस के इशारे पर हो रहा है? जो यूनुस एक्शन की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या असल में वो बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक कर कुर्सी बचा रहे हैं? सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। बांग्लादेश को बनाया है तो हम मिटाने की भी कुव्वत रखते हैं। जैसे हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को चुप कराया है, ऐसे बांग्लादेश को चुप कराना होगा।
जैसे यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में इसी तरह बंगाल में हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है। हिंदुओं के हक में जो भी साधु संत या संगठन आवाज उठाता है, ममता सरकार उन पर लाठी का जोर चलाती है और यूनुस सरकार की तरह दमन का रास्ता अपनाती है। और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं होना चाहिए। देखिए जरा क्या हो रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी है। हिंदू परिवारों पर हमला किया गया बांग्लादेश में। इस बार चटगांव में कई हिंदू घरों में आग लगाई गई है और यह देर रात, जब हिंदू परिवार खाना खाकर घर में सो रहे थे। आरोप है कि कुछ कट्टरपंथियों ने दरवाजा पहले बाहर से बंद किया, पेट्रोल डाला और आग लगा दी और वहां से फरार हो गए। आधी रात आग लगने से हिंदू परिवारों में चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों ने किसी तरह खिड़की की दीवार तोड़कर जान बचाई, खिड़कियां तोड़कर, लेकिन कट्टरपंथियों की आग से 10 से ज्यादा कमरे जलकर खाक हो गए घरों के। और घर के बाहर कट्टरपंथियों की धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए उन्होंने, जिसमें लिखा है तुम्हारे घरों में आग लगाएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। पिछले हफ्ते इसी तरह बीएनपी नेता के घर पर आग लगाई गई थी और कट्टरपंथियों ने 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और आगजनी से बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाए, कहा है हिंदू अब किस उम्मीद पर बांग्लादेश में दोबारा घर बनाएंगे और बसाएंगे? क्या यूनुस हिंदू विरोधी जालिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या वो हिंदुओं को मुआवजा देंगे या नजरअंदाज कर जलकर मरने देंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी वैसे भी बड़ी तेजी से कम हो रही है। जब बांग्लादेश बना तब हिंदुओं की आबादी 22% थी। 1974 में पाकिस्तान से अलग हुआ, आबादी घटकर 13.5% हो गई और आज ये घटकर करीब 8% तक पहुंच चुकी है। अब दिखाऊं मैं आपको कि बांग्लादेश में हिंदू कुछ जिलों में रहते हैं, पूरे बांग्लादेश में नहीं। बांग्लादेश की कुल आबादी का सिर्फ 8% हिंदू आबादी है। देखिए मैप है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में कुल आबादी है 17 करोड़, हिंदू आबादी है 1,31,00,000 और कुछ जिले जिसमें ठाकुरगंज में 22% हिंदू रहते हैं, सिलहट में 13.5% हिंदू रहते हैं, मौलवी बाजार में 24% हिंदू आबादी है, गोपालगंज में 27%, चटगांव में 12%, यहीं चटगांव में आगजनी की गई है और खुलना में 21% हिंदू आबादी है। तो इन कुछ जिलों में ही हिंदू आबादी रहती है और 8% आबादी है और उनके खिलाफ कट्टरपंथी कैसे अत्याचार और हिंसा कर रहे हैं, वो रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पर आज योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जुबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पानी जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वो भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और एक प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और
रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। योगी को आप सुन रहे थे, विधानसभा में गरज रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में जो मारपीट हुई उसके बाद आज बंगाल में फिर प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई। दूसरी तरफ देखिए बंगाल के श्री भूमि की तस्वीर है, वहां लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा उसके खिलाफ भी और जो कुछ बंगाल में हुआ। अब बीजेपी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिर प्रदर्शनकारियों की गलती क्या थी, उन पर लाठी क्यों चलाई। नवनीत राणा कह रही हैं जागो नहीं तो बांग्लादेश जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। अगर बंगाल में बाबरी बनेगी तो ममता सरकार वैसा ही करेगी जैसे बांग्लादेश में एक हिंदू को मारकर जला दिया गया। बंगाल में बांग्लादेश जैसे हालात किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं साधु संतों ने प्रदर्शन किया तो ममता की पुलिस ने लाठी चलाई। ऐसा लगा कि हम बंगाल में नहीं बांग्लादेश में विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए ममता बांग्लादेशियों का समर्थन कर रही हैं। कुणाल घोष टीएमसी के नेता ने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। टीएमसी विदेश के मामलों में कुछ नहीं कर सकती है, हम सिर्फ निंदा कर सकते हैं जो कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कथावाचक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी नहीं, न्याय चाहिए। अब समय है जागने का, एकजुट होकर ताकत दिखाने का। सनातन की रक्षा के लिए पूरी दुनिया के हिंदू एक साथ खड़े हों। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं प्रदीप ममता बनर्जी ने हिंदू पर लाठीचार्ज चुना। दिग्विजय सिंह ने हिंदू युवाओं की लिंचिंग को सही ठहराया और जर्मनी में बैठे राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। वोट बैंक की राजनीति के लिए विपक्ष के नेताओं बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर भी खामोशी ओढ़ ली है। सुनिए जरा, सियासतदान सीधे बंगाल सरकार से सवाल कर रहे हैं। कई माइनॉरिटी हैं बांग्लादेश जैसे देश में, अगर वहां हमारा हिंदू सेफ नहीं है तो ये याद रखना हर वो एक जुल्म का हिसाब ये हिंदुस्तान के हिंदू ये 100% लेंगे। क्योंकि जब उनको देखा गया तो आज भी अभी भी हाथ पे और आंखों में आंसू आते हैं कि एक जीवंत बच्चे को ऐसा मारा गया और झाड़ से लटका के पेड़ से लटका के जिंदा जलाया गया। तो हिंदू कब जागेंगे कि आने वाली लड़ाई ये सिर्फ एक हिंदू की नहीं, हम सब हिंदुओं की है। और वेस्ट बंगाल की तो जनता को मैं खुद आह्वान करना चाहूंगी कि बांग्लादेश की परिस्थिति वेस्ट बंगाल में नहीं है। हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकना चाहिए और नहीं रोकते तो उसको नमक चावल पानी बंद करो। फिर भी नहीं मानते तो जनरल अरोड़ा की भांति भारत की सेना भेजो और बांग्लादेश का नामो निशान मिटा दो। कि पूरी दुनिया में जब भी मानवता मरती है सनातनी जगत उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन जब जिंदे सनातनियों को हिंदुओं को बांग्लादेश में जलाया जा रहा है तो क्यों नहीं पूरा विश्व जगत इस तरफ आवाज उठाता है और बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करता है। बांग्लादेश में जो आग लगाई गई है इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि क्या इसके पीछे यूनुस का दिमाग है। सवाल उठ रहा है, हादी की हत्या हुई और हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जल उठा और हादी के भाई का कहना है कि हादी की हत्या के लिए यूनुस जिम्मेदार है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, हादी को बीच सड़क गोली मार दी गई। ये ई रिक्शा पर जा रहा था हादी, उसी दौरान बाइक सवार आए, गोली मारकर फरार हो गए। इतनी आसानी से
एक युवा नेता को मार दिया गया जो बड़ी आवाज बन रहा था वहां। इसलिए आज हादी का भाई सामने आया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। हादी का भाई आज सामने आकर, मीडिया के सामने आकर उसने कहा कि इसके पीछे यूनुस का हाथ है, यूनुस जिम्मेदार है। हत्या करेছেন মনে রাখবেন ওসমান হাদি কোন এজেন্সি কোন রাষ্ট্র কোন তাবেদারের কাছে কখনোই মাথা নত করে না। देखिए जरा हादी का भाई क्या कह रहा है, यूनुस पर आरोप क्यों लगा रहा है। बांग्लादेश में मचे बवाल और हिंसा के पीछे क्या यूनुस का ही हाथ है? क्या यूनुस ने जानबूझकर हसीना विरोधी हादी की हत्या करवाई ताकि बांग्लादेश में चुनाव ना हो सके और यूनुस सत्ता में बने रह सके और आरोप हसीना पर जाए क्योंकि हसीना विरोधी नेता था। उस्मान हादी की हत्या के बाद उनके भाई शरीफ हादी ने आरोप लगाए। 32 साल के उस्मान हादी बांग्लादेश के फायर ब्रांड नेता थे। भारत और हसीना विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और यूनुस पर सवाल उठा रहे थे। 12 दिसंबर को उस्मान हादी को किसी ने गोली मारी। हादी की मौत के बाद ही बांग्लादेश सुलग उठा। उनका भाई भी सड़क पर है और कह रहा है मेरे भाई चाहते थे कि फरवरी तक बांग्लादेश में चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब ना करने का अनुरोध किया था। मेरा भाई किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुका, तो यूनुस सरकार के अंदर से किसी ने साजिश के तहत उसे मरवा दिया। हत्यारों पर जल्द एक्शन हो जिससे मुल्क में चुनावी माहौल प्रभावित ना हो। और अगर यूनुस सरकार उस्मान हादी को न्याय नहीं दिला पाती है तो उनका हाल भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की तरह होगा। यह कहना है हादी के भाई का। जब तक हादी को इंसाफ नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम बांग्लादेश की सड़कों पर मार्च और प्रदर्शन करते रहेंगे और एक दिन यूनुस को भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। सोचिए, जो हसीना के हटाए जाने के बाद आए थे यूनुस, आज उन्हें भगाए जाने की तैयारी हो रही है। सुनिए जरा हादी का भाई क्या कह रहा है। हत्या करेছেন। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो सत्ता छोड़ दीजिए। आपने उस्मान हादी को मार डाला और अब उसी की लाश दिखाकर चुनाव टालना चाहते हैं। हादी चाहते थे कि फरवरी तक चुनाव हो जाए। हादी ने अधिकारियों से चुनावी माहौल को खराब न करने का आग्रह भी किया था। मेरा भाई किसी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने नहीं झुका, इसलिए उसे मार दिया गया। हत्यारों पर जल्द से जल्द मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिससे चुनावी माहौल प्रभावित न हो। लेकिन सरकार के काम में अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आपका हश्र भी शेख हसीना जैसा होगा। एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। उस्मान जीवित उस्मान हादीर चे शहीद उस्मान हादी। और देखिए हुआ क्या ये यूनुस ने करवाया या यूनुस के करीबी ने? हादी की हत्या हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश सुलगने लगा। बांग्लादेश में आग लग गई। बांग्लादेश में चुनाव होने फरवरी में, उससे पहले आखिर किसने उसे जलाया है? इसके बाद अगली तस्वीर देखिए हुआ क्या। इसके बाद भारत में प्रदर्शन शुरू हो गया। ये आज की तस्वीर है। आज विकास नगर में यह प्रदर्शन हुआ है। हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हिंदू हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। दूसरी तरफ देखिए जरा, असम में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनुस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और भारत में देखिए मांग क्या हो रही है। भारत में मांग हो रही है कि बांग्लादेश से बदला लिया जाए। परमाणु बम किस लिए रखे? बांग्लादेश के फाटक खोल करके वहाँ के हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर आओ, यहाँ बसाओ। जो यहाँ के बांग्लादेशी इनको एक एक कान पकड़ पकड़ करके हिंदुस्तान की सीमा पर भेजो। सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। इस बार शुरू होगा बांग्लादेश से और दीपू की हत्या का बदला लेंगे। हमारा काम दे दे भारत सरकार। अब हम नहीं शांत बैठेगा हिंदू। क्या इसी प्रकार से देश चलते हैं? ये सहिष्णुता की हिंदू सहिष्णु है, लेकिन हिंदू के सहिष्णु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हिंदू कमजोर नहीं है, सहिष्णु है। हिंदू समाज बहुत आंदोलित है, आक्रोशित है। हिंदू समाज के अंदर बहुत पीड़ा है। तो भारत में जो गुस्सा है, इस गुस्से के बीच पाकिस्तान में शाहबाज के नेता और उनकी पार्टी कह रही है कि मिसाइल की गीदड़ भभकी भारत को दे रही कि हमारी जो मिसाइल है ये मिसाइल बांग्लादेश के लिए भी इस्तेमाल होगी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं शाहबाज के नेता। बांग्लादेश भारत तनाव के बीच पाक के नेता ने धमकी दी। शाहबाज शरीफ ने, करीबी नेता ने भारत को गीदड़ भभकी दी है।
कहा है बांग्लादेश में भारत के कुछ किया तो पाक मिसाइलें दूर नहीं है। अगर हिंदुस्तान किसी भी तरह बांग्लादेश की अखंडता पर हमला करता है तो पाकिस्तान के लोग हमारी सेना और मिसाइलें जवाब देने के लिए तैयार है। यह धमकी पीएमएलएन यानी शाहबाज की पार्टी के युवा नेता कामरान उस्मानी दे रहे हैं गीदड़ भपकी। कामरान उस्मानी की पहचान आक्रामक पाकिस्तानी नेता की है और यह पाकिस्तान में अक्सर भारत विरोधी बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिन पहले कामरान ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया था। कहा था भारत सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। अब बांग्लादेश को चंगुल में फंसाने के लिए भारत को धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश से करीबी दिखाने के लिए पाक बांग्लादेश के झंडे के साथ वीडियो बनाया इन्होंने, जबकि 1971 में इसी पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों से बर्बरता की। जनता का वोट पाने के बाद भी बांग्लादेश को अलग मुल्क नहीं बनने दे रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक पाक सेना की बेरहमी से 30 लाख लोग मारे गए थे। बांग्लादेशियों का खून बहाने वाला पाक अब उससे प्रेम और भारत को आंख दिखा रहा है। बाकी पाकिस्तान की नीयत से पूरी दुनिया वाकिफ है। सुनिए जरा शाहबाज के नेता को। ये जो भारतीय अजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते। चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चमने चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए पाकिस्तान भी गीदड़ भपकी दे रहा है और बांग्लादेश तो गिड़गिड़ा रहा है। देखिए बांग्लादेश क्यों गिड़गिड़ा रहा है, उसे भारत से बहुत कुछ चाहिए। अब चावल मांग रहा है, 50,000 टन चावल भारत से बांग्लादेश को चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें बांग्लादेश भारत से जाती हैं। और भारत बांग्लादेश को वो चावल देने जा रहा है। देखा जाता है चावल बासमती समेत कई चावल बांग्लादेश भारत से लेता है। भारत से तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान से चावल खरीदने लगा था, लेकिन क्वालिटी और जेब दोनों में झटका लग गया उसकी। तो कहने लगा भारत जैसे देश से रिश्ते बिगाड़ नहीं सकते हम। भारत से 50,000 टन चावल खरीदने की डील कर रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान उसे 1 टन चावल 35,000 रुपए में दे रहा है और भारत उससे बेहतर चावल 31,000 रुपए में दे रहा है। चीनी देखिए, भारत चीनी देना बंद कर दे तो बांग्लादेश की चाय फीकी हो जाएगी। हर साल वो भारत से करीब 5,000 करोड़ रुपए की चीनी खरीदता है। पाकिस्तान से कुछ चीनी खरीदी तो जेब ढीली होने लगी। आलू प्याज, भारत बांग्लादेश के आलू प्याज का बड़ा सप्लायर है। हर साल करीब 7 टन प्याज और 4 टन आलू भेजता है। भारत आलू प्याज कम भेजता है तो वहां कीमत बढ़ जाती है और थाली महंगी हो जाती है। भारत पूरी तरह बैन लगा दे तो पाक में जैसे भुखमरी आई थी वो हाल हो सकता है बांग्लादेश का। फल सब्जियां, भारत से बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां भी खरीदता है बांग्लादेश। कश्मीर के केसर और बादाम की ढाका में बहुत मांग है, इसलिए तनाव के बीच भी यूनुस ने मैंगो डिप्लोमेसी बनाए रखी है। गर्मी में मोदी को 1000 किलो आम का तोहफा भेजा था और अब कह रहे हैं, बांग्लादेश कह रहा है कि जो हालात हैं वो अलग हैं और राजनीतिक दोस्ती अलग है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग इस पर। हमारे जो हिंदू बांग्लादेश में हैं उनको वापसी कराया जाए। हम सभी लोग हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी भाई हैं उनको शरण अपने अपने घरों में देंगे। जिनकी जैसी क्षमता होगी वो मदद करेगा। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। अगर जो अभी भी संभला नहीं और केंद्र सरकार ने उसको चेताया नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली, तो इसके लिए आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं ये तो समय ही बताएगा। अगर हमने उस बांग्लादेश को बनाया है तो हम मिटाने की भी कुव्वत रखते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूं कि जैसा पहलगाम में अटैक हुआ था ये वैसा ही हमारे ऊपर अटैक है। अगर बांग्लादेश को नहीं रोका गया तो कल को ये हमारी सीमा में आकर हमारे हिंदुओं को मारेगा। इससे पहले कि वो बांग्लादेश अपने आई पे आए
हमारे अंदर एंटर करे, उसको वहीं जाकर अटैक करके उसको मारना होगा, खत्म करना होगा। जैसे हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को चुप कराया है, ऐसे बांग्लादेश को चुप कराना होगा। तो हम सभी ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मठ मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो जिनको जलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर ऐसे अत्याचार होंगे तो उसके विरोध में हम सभी प्रदर्शन करेंगे। यहाँ का हिंदू समाज आक्रोशित होकर के यह मांग करता है कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों के ऊपर अत्यंत दंडनीय कार्रवाई हो, उनको उनकी आवश्यकता है अगर तो उनको मृत्युदंड दिया जाए, और हिंदू समाज कैसे सुरक्षित हो इसकी गारंटी देने का काम भी वहाँ की सरकारें करें। हम लोग का डिमांड है जो बांग्लादेश में जो हिंदू निपीड़न हो रहा है वो बंद करना पड़ेगा। यूनुस को संवाद माध्यम के ऊपर जो हमला हुआ बांग्लादेश में कड़ी निंदा कर रहे हैं हम लोग, हमारा बंगाली पार्टी से। लेकिन बड़ी चीज यह है कि पड़ोस में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा नहीं, इसीलिए भारत में गुस्सा भी है। लेकिन यूनुस और बांग्लादेश देखिए क्या तैयारी में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यूनुस और जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरें हैं। जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर किए, बांग्लादेश ने चीन के साथ रिश्ते बेहतर किए हैं, और हमारे रिश्ते कैसे हैं इन तीनों मुल्कों के साथ ये बताने की जरूरत नहीं। इस बीच अगली बड़ी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। हथियार खरीदने की तैयारी है चीन से बांग्लादेश की, और चीन बांग्लादेश का इस्तेमाल करने की तैयारी में। अब देखिए जरा चीन के साथ बांग्लादेश की कौन सी डील हो रही है। बांग्लादेश हमेशा से भारत का बहुत करीबी मुल्क रहा, हमेशा से, लेकिन चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता रहा। ऐसा करना भारत की मौजूदगी में बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि भारत और हसीना के रिश्ते जैसे थे। हसीना ने न कट्टरपंथियों को बढ़ने दिया, न भारत विरोधी ताकतों को। अब अस्थिर बांग्लादेश में इसकी संभावना और मजबूत हो गई। कुछ दिन पहले बांग्लादेश चीन की डील यही इशारा करती है। बांग्लादेश ने चीन से SY-400 मिसाइल खरीदी, और यह कम दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इससे पहले चीन से J-10 फाइटर जेट की डील भी चर्चा में रही। हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस ने चीन से ही 70% हथियार खरीदे। दावा है चीन ने कम कीमत पर बांग्लादेश से हथियारों की डील की, यानी कर्ज और कम कीमत पर बांग्लादेश को हथियार साजो सामान दिए हैं। भारत से तनाव के बीच शुरू में बांग्लादेश को यह बड़ा फायदेमंद लगा, लेकिन धीरे धीरे चीन ने पाक की तरह बांग्लादेश में पैर पसारना शुरू कर दिया। पहले निवेश के नाम पर बांग्लादेश के कई इलाकों में अपनी पकड़ बनाई, और अब भारत बॉर्डर के पास बांग्लादेश में वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। और जानकार मानते हैं कि चीन ये प्लान भारत की घेराबंदी के लिए तैयार कर रहा है। आइए अब आपको सुनवाऊं विदेश मामलों के जानकार अनिल गौड़ साहब क्या कह रहे हैं चीन और बांग्लादेश में जो चल रहा है उस पर। जिस हिसाब से माइनॉरिटी और स्पेशली हिंदू के खिलाफ ऐसी बातें हो रही हैं, ये तो बहुत ही शर्मजनक है। मुझे तो हैरानगी होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका ये फ्यूज रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे यूनिट, वो किस तरीके से चुप है। गाजा के अंदर होता है तो सब सारी दुनिया में शोर मचना शुरू होता है। क्यों हिंदू यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, वो क्या इंसान नहीं है? अब देखिए जरा, यूनुस परेशान इसलिए हैं क्योंकि यूनुस पर अमेरिका से बहुत दबाव पड़ रहा है, और इस बीच फरवरी में चुनाव है। अब वो नेता जो देश छोड़कर जा चुके हैं उनकी वापसी हो रही है। खालिदा जिया देश में नहीं है, उनकी हालत पिछले दिनों खराब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। उनके बेटे भी पहुंचने वाले हैं बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, खालिदा जिया के बेटे के स्वागत के लिए रैली हो रही। खालिदा के बेटे का नाम रहमान है, जो आपको दिख रहे हैं रैली में लोग, इन सब ने रहमान का मास्क लगाया हुआ है। चुनाव से पहले रहमान का वहां पहुंचना बहुत से लोगों के लिए टेंशन भरा है, और यूनुस के लिए भी टेंशन भरा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे के पहुंचने से पहले ही बांग्लादेश में धमाका हो गया, बम धमाका, और बम धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। कल पहुंच रहे हैं खालिदा के बेटे और आज धमाका। থেকে একটু পিছে এবং যেটা দেখতে পাচ্ছেন যেখানে একজনের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে এবং
দর্শক আমরা আছি ঠিক মগবাজার এলাকায় এবং এটা কিন্তু ঠিক মগবাজার মোড় থেকে বাবা চলে আসলো, সে এখন অনেক কান্নাকাটি করতেছে। বাবা ছেলেকে বোম মারে तो अब सवाल यह है, क्या चुनाव से पहले यूनुस की घेराबंदी हो रही है? यही यूनुस को डर है। बांग्लादेश में बवाल के बीच हसीना की वापसी का रास्ता साफ हो रहा है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने यूनुस को चेतावनी दी है और कहा है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से बैन हटाना चाहिए। इसके लिए इन सांसदों ने यूनुस को एक औपचारिक पत्र भी भेजा है। इसमें हसीना की राजनीतिक पार्टी को निलंबित करने को गलत ठहराया गया है। अमेरिकी सांसदों ने मानवाधिकार उल्लंघन पर भी नाराजगी जताई है। पत्र में कहा है कि यूनुस की अंतरिम सरकार पार्टियों से मिलकर काम करे और ऐसा माहौल बनाए कि देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्वक चुनाव हो सके। यह पत्र ऐसे समय में आया है जब यूनुस ने अमेरिकी दूत सर्जियो गोर से बात की। यह बात फोन पर हुई, जिसमें व्यापार, टैरिफ, चुनाव और हादी की हत्या पर भी चर्चा हुई। यूनुस ने कहा बांग्लादेश 12 फरवरी को चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन अब अमेरिकी संसद से आए इस पत्र ने यूनुस को संकट में डाल दिया है कि सब कुछ ठीक नहीं है और अमेरिका की खास नजर है। सुनिए जरा बांग्लादेश के हिंदू बता रहे हैं वहां हालात क्या है। हमारा घर जलाया गया, अगर हम घर के अंदर होते तो हम भी जलकर खाक हो चुके होते। हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और हिंदू के साथ हो। কারো ঘর আমাদের মতো ক্ষয়ক্ষতি না হোক, কারো জীবন যাতে এরকম ভাবে চলে না যায়। ये लोग जो कर रहा है, ये कर रहा है जो संख्या लोगों जो माइनॉरिटी को डराने के लिए एक जो टीम है वो लोग ये कर रहा है। लेकिन इसके बाद देखिए ये जो हुआ था ना, इसके बाद जो माइनॉरिटी बांग्लादेश का इतना डर गया। देखिए मैं भी आज के ये जो 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना डरने के डर गया सब लोग। तो हम चाहते हैं जे इसमें एक कोई साजिश है, कोई लोग है जो चाहते हैं जे माइनॉरिटी को डरने के लिए, वही लोग ये कर रहा है। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन भारत के खिलाफ कोई भी साजिश करने की सोचे भी या हिमाकत भी करें, लेकिन भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उसी तैयारी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आकाश में हिंद का शौर्य। आकाश वो डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान को नाके चने चबवा दिए ऑपरेशन सिंदूर में। यह है आकाश। आकाश मिसाइल का डिफेंस ने, डीआरडीओ ने, यह आकाश आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान से हमले हो रहे थे तब यह आकाश बड़ी भूमिका निभा रहा था, पाकिस्तानी ड्रोन गिराने में, पाकिस्तानी मिसाइलें गिराने में। अब इसी आकाश का टेस्ट हुआ है और इसके अपग्रेडेड वर्जन का यह परीक्षण किया गया। -4, 3, 2, 1, now, taken off. -4, 3, 2, 1, now, taken off. -4, 3. मैं आपको बताऊं ये आकाश मिसाइल काम कैसे करती है। ये डिफेंस सिस्टम ऐसे काम करता है कि दुश्मन के हथियार जब आसमान में हो तो ये एक्टिव हो जाता है और देखिए दुश्मन के हथियारों को गिरा देता है आसमान में। और इससे पहले आपको याद होगा एक और तस्वीर देखिए, भारत ने आज सबमरीन से भी मिसाइल लॉन्च की है। एक और ताकत भारत की बढ़ी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी के अंदर से दुश्मन को पता भी ना चले कि पानी के अंदर से मिसाइल फायर हो रही है। यह ताकत भी भारत के पास है और यह टेस्टिंग भी भारत ने कर ली है। इससे पहले आपको याद होगा भारत ने कैसे टेस्ट किया था, अग्नि का ही, अग्नि प्राइम का टेस्ट किया था। ये वो तस्वीर है, आकाश प्राइम की तस्वीर आप देख रहे हैं।
तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे ट्रक में लगाकर, ट्रेन में लगाकर भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। ट्रेन में लगाने की जरूरत इसलिए होती है कि जब पहाड़ी इलाके में कहीं बीच में ट्रेन खड़ी कर दी जाए किसी सुरंग के अंदर और मौके पर जब फायर करना हो उसी वक्त निकालकर उसे लॉन्च किया जा सके। मुनीर इसलिए ऊपर वाले का नाम रट रहा है क्योंकि जिस धुरंधर ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उसी आकाश डिफेंस सिस्टम का अब नया अवतार मैदान में आ गया है। सोचिए फिर हिमाकत हुई तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी, क्योंकि मुनीर फौज के ठिकानों और आतंकियों के अड्डों को तहस नहस करने की ताकत अब 3 गुना बढ़ चुकी है। आकाश का नया वर्जन 3 गुना ज्यादा दूरी तक दुश्मन के हमलों को तबाह कर देगा। आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। सोचिए, जिस आकाश सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 400 हवाई अटैक को बर्बाद कर दिया, अब अगर दुश्मन ने बॉर्डर पर कोई साजिश की तो आक्रामक होता आकाश आतंकिस्तान के परखच्चे उड़ा देगा। अब आइए आपको बताऊं आकाश कितना घातक है। पाकिस्तान को अभी भी आकाश की गूंज सुनाई देती होगी। यह आकाश है, भारत की ताकत बढ़ाने आकाश नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, क्योंकि यह आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बहुत एडवांस वर्जन है। इसका ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल हुआ है। डीआरडीओ के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश एनजी सिस्टम में अलग अलग दूरी और ऊंचाई के टारगेट को सटीकता से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम दूरी वाले टारगेट शामिल थे, वहीं लंबी दूरी पर ऊंचाई वाले लक्ष्य भी इसने भेद दिए। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया और भारत डायनेमिक्स ने बनाया है। आकाश सिस्टम के मुकाबले इसकी रेंज करीब 3 गुना है, क्योंकि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की रेंज 70 से 80 किलोमीटर है, यानी आमने सामने ये करीब 80 किलोमीटर दूर ही लक्ष्य नष्ट कर सकता है, जबकि आसमान में 20 किलोमीटर ऊंचाई तक निशाना बना सकता है। आकाश के नए वर्जन के हमलों की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सिस्टम एक साथ 10 हवाई लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, यानी पाकिस्तान से अगर 10 हमले हुए तो एक बार में यह 10 हमलों को गिरा देगा। यह फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल के साथ ही एयर टू सरफेस मिसाइलों जैसे खतरों का मुकाबला कर सकती है। डीआरडीओ ने कहा आकाश एनजी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से लैस है। इसमें देश में ही विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ, जो लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से पकड़ने में सक्षम है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस ताकत पर क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। और आइए अब आपको बताऊं आकाश ने क्या कमाल किया था। आकाश ने दरअसल पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी थी, ये मिसाइलें आकाश ने ही गिराई थी। पाकिस्तानी ड्रोन भी आकाश ने गिराए थे। तो इसलिए पाकिस्तान को आकाश याद होगा। भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। वो कामयाबी क्या है? आज इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और यह सैटेलाइट अमेरिका का सैटेलाइट था, अमेरिकी सैटेलाइट। भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी इसलिए क्योंकि ये जो सैटेलाइट था, ये अमेरिका का सैटेलाइट था
और हिंदुस्तान ने लॉन्च किया है। और इस लॉन्चिंग के बाद देखिए जरा इसरो में क्या माहौल था, साइंटिस्ट में खुशी थी। जो उपभोक्ताओं जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए जरा इस सैटेलाइट की खासियत क्या है। भारत ने अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च किया है। आज सुबह देश में जब 8:55 हो रहे थे तभी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से यह सफल लॉन्चिंग हुई। इसरो ने यह कामयाबी अमेरिकी सैटेलाइट लॉन्च कर हासिल की। भारत से भेजा गया यह अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, क्योंकि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का वजन 6100 किलो है। इससे पहले नवंबर में 4400 किलो की सैटेलाइट लॉन्च की गई थी और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करने वाला रॉकेट 6400 क्विंटल का है। यह LVM-3 रॉकेट अब तक 3 लगातार सफल लॉन्च कर चुका है। इनमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिशन भी शामिल है। भारी भरकम वजन के चलते इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। आइए आपको बताऊं इसकी लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और इसरो के चीफ क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा के में गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की भारी भरकम लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है, ग्लोबल मार्केट में हमारी बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है। युवाओं की भागीदारी से स्पेस प्रोग्राम एडवांस होता जा रहा है। हम अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह श्रीहरिकोटा से 104वां लॉन्च और LVM-3 का 9वां सफल मिशन है, जिससे इसकी 100% विश्वसनीयता साबित होती है। यह LVM-3 का 52 दिनों के भीतर दूसरा लगातार मिशन है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक। ये एक बहुत ही रिलायबल रॉकेट है जिसके ऑफ फेलियर्स ऑलमोस्ट है ही नहीं। ये 3 स्टेज रॉकेट है। सबसे पहले तो 2 इसके बूस्टर हैं, S-200 बूस्टर्स जो सॉलिड स्टेट है। उसके बाद इसका एक लिक्विड स्टेज है जो 2 विकास इंजन का है और उसे कहते हैं L110। तो ये LVM-3 एक बहुत ही अच्छा रॉकेट है। देखिए बड़ी बड़ी बातों के अलावा सीधी सरल बात यह कि भारत अब उतने सस्ते सैटेलाइट लॉन्च कर पा रहा है कि दुनिया के कोई देश नहीं कर पा रहा है। आपके सामने भारत करीब 150 करोड़ से 600 करोड़ रुपए में सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। अमेरिका को अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है करीब 400 करोड़ से 3500 करोड़ का खर्च आता है। इसलिए अमेरिकी सैटेलाइट भारत लॉन्च कर रहा है। इसमें और भी बहुत सी वजह होती है। ब्रिटेन 400 करोड़ से 500 करोड़ में सैटेलाइट लॉन्च करता है। सोचिए भारत अभी भी सबसे कम 150 करोड़ पर है। इजराइल भी करीब 500 करोड़ रुपए में सैटेलाइट लॉन्च करता है। चीन करीब 250 करोड़ से 670 करोड़ रुपए में सैटेलाइट लॉन्च करता है। जापान को 270 करोड़ से 3300 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। इस मुकाबले भारत बहुत ज्यादा सस्ता है, इसीलिए अमेरिका भारत से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, महाराष्ट्र से है। साथ लड़ेंगे उद्धव और राज। लगभग 2 दशक बाद 2 भाई साथ आए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों एक साथ गाड़ी में मौजूद थे। और इसके बाद दोनों पहुंचे बाला साहब ठाकरे की समाधि पर, उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। और उसके बाद फिर एक मंच पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। आप देखिए राज ठाकरे और उद्धव के बीच में संजय राउत है। इसका मतलब संजय राउत का बड़ा रोल है। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बगल में और दूसरी तरफ राज ठाकरे उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र। और इस मुलाकात और दोनों भाइयों के साथ आने पर अब विरोधी सवाल कर रहे हैं।
सियासी मजबूरी का इससे बड़ा उदाहरण शायद नहीं हो सकता। जब तक दुकान अच्छी चल रही थी तब तक उद्धव ठाकरे सोचते भी नहीं थे कि चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे। राज ठाकरे ने भी अपने आप को इधर उधर की सियासत में बिजी रखा था, लेकिन हालात बदले तो दोनों भाइयों ने हाथ मिलाने में ही भलाई समझी। उद्धव ठाकरे की सियासी जमीन लगातार खिसक रही है। पहले पार्टी छिन गई, फिर वोट बैंक भी छिटका। दूसरी ओर राज ठाकरे कभी सियासी जमीन बना ही नहीं पाए। अब भाई भाई का प्यार जागा है, बाला साहब के नाम का चमत्कार जागा है। दोनों को लग रहा है कि साथ आना मजबूती है, विरोधियों को लग रहा है कि मजबूरी है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। डराओ, धमकाओ और वोट ले लो। अब देखिए जरा, दोनों साथ आए, इसके पीछे वजह क्या है, क्या कहा जा रहा है। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, दोनों की साथ की। उद्धव और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया है। दोनों भाइयों का पूरा परिवार भी आज एक साथ एक मंच पर था। 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ सियासी मैदान में उतरेंगे। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई। जुलाई में दोनों भाइयों ने मराठी एकता पर एक साथ रैली की। अब दोनों भाइयों ने आधिकारिक गठबंधन की घोषणा कर दी। दोनों भाइयों की पार्टियों ने इस घोषणा को ऐतिहासिक बताया है। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 16 जनवरी को निकाय चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। हाल में हुए निकाय चुनाव में महायुति को बंपर जीत मिली। 288 सीटों के रिजल्ट में महायुति ने 207 सीटें जीती, 207। महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 44 सीटें मिली हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। उद्धव को उम्मीद है कि राज ठाकरे के साथ आने से उनका फायदा होगा, और उद्धव को पता है कि शिंदे के जाने के बाद से वो लगातार कमजोर हो गए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मराठी माणसांनी बलिदान देऊन हम ठाकरे भाई यहाँ हैं। हमारे पिता ने मुंबई की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरा ठाकरे परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल था। इतने सालों तक हम सत्ता में थे, लेकिन हाल ही में सब खत्म किया जा रहा है। दिल्ली में बैठे उनके नेताओं का यही मकसद है। अगर वे कामयाब हो गए तो ये मुंबई के शहीदों का अपमान होगा। आता जर का आपण भांडत राहिलो। आज एक मुलाकात झाली होती। मेरा एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र किसी भी पर्सनल झगड़े से बड़ा है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन दिनों राज्य में बच्चा चोर गैंग एक्टिव है। 2 लोग हैं जो नेताओं को उठा ले जा रहे हैं। कई सालों से राज्य इस दिन का इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली। अब देखिए जरा, सियासी हलके में इस पर खूब बात हो रही है। दोनों भाइयों की मुलाकात के मायने क्या है, इसका तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं, यही वजह मानी जा रही है दोनों के मिलने के। ये बीएमसी चुनाव, यहीं की लड़ाई है। महाराष्ट्र में मराठी वोटर एक साथ आएंगे इनके साथ आने पर। इसका सीधा असर बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में बीजेपी के लिए सीधी चुनौती होगी। शिंदे गुट की एकजुटता पर सवाल उठेगा, कैडर थोड़ा कंफ्यूज होगा। बीएमसी में अच्छा प्रदर्शन हुआ तो सियासी जमीन मजबूत होगी इनकी। बीएमसी चुनाव क्यों है, साख का सवाल। दरअसल बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। इसका कुल बजट है 74,000 करोड़ रुपए। मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों से भी बड़ा बजट है इसका। भूटान जैसे देशों की जीडीपी से बड़ा है बीएमसी का बजट। 1997 से 2017 तक शिवसेना ने राज किया, तब बीजेपी शिवसेना की सहयोगी हुआ करती थी। लिहाजा यह सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी 2 पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। ये वोट का लालच, वोट की नीति है, ये नोट की नीति है। उनको क्या चाहिए? इतने साल उन्होंने सत्ता भोगी है, क्या मुंबई के लिए किया है? ये मुंबई कर तो मुंबई के बाहर भाग गया, उसको बाहर जाना पड़ा। इसके जिम्मेदार कौन? और महायुति सरकार जो है ये लोगों के लिए है, कुर्सी के लिए नहीं है। बहुत ही बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। जहाँ जब बीजेपी हारने की बात होती है, बीजेपी हारने वाली होती है, तब यही बात शुरू करते हैं धर्म के बारे में, जात के बारे में, भाषा के बारे में। खुद ने काम क्या किया है देश में, ये दिखाओ। आज की जो युति हो रही है ये मजबूरी है।
कांग्रेस उबाठा के साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ में नहीं है, तो कोई तो चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा जिसको कहते हैं, उस तरीके से आज वो राज साहब का सहारा लेना चाहते हैं। अब इसलिए ये मतलबी युति होती है। जब और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। क्या हो रहा है यूपी में? 27 की घेराबंदी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है और ब्राह्मणों की मोर्चाबंदी भी शुरू हो गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं विधानसभा। ये वो तस्वीर है, आखिरी दिन था विधानसभा का। योगी पहुंचे भी और योगी गरजे भी। योगी विधानसभा में थे, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा खबर बनी हुई थी। वो तस्वीर थी ब्राह्मण विधायकों की यूपी में हुई बैठक। खास ब्राह्मण विधायक इस बैठक में शामिल हुए। इसमें बीजेपी के विधायक थे, लगभग 40 से ज्यादा विधायक बीजेपी के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो दूसरे समाज और जाति के विधायक इस पर सवाल करने लगे, नेता और सियासतदान सवाल करने लगे। तस्वीर में आपको दिखाऊं इसमें कौन कौन से विधायक थे। ये आप देख रहे हैं द्विवेदी विधायक जो तस्वीर में नजर आ रहे हैं आपको। शलभमणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, देवरिया से विधायक हैं। उमेश द्विवेदी एमएलसी हैं। रत्नाकर मिश्रा तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर से राकेश गोस्वामी हैं और पीएन पाठक के घर ही ये बैठक हुई है। ये सारे विधायक हैं, उनमें उमेश द्विवेदी, रत्नाकर मिश्रा, काशीनाथ शुक्ला। ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई और चारों तरफ कयास और अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सब के सब विधायक और वो भी एक ही जाति के, तो सवाल उठना लाजमी है। नाम भले ही सहभोज का हो, लेकिन बाटी और चोखा खाकर इन ब्राह्मण विधायकों ने जो चर्चा की उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। वो भी तब जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। सूत्र बताते हैं कि बैठक में चर्चा ब्राह्मण समाज की लगातार हो रही अनदेखी को लेकर हुई। चर्चा ब्राह्मणों की घटती ताकत को लेकर हुई। चर्चा यह भी हुई कि एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया तो गया, लेकिन ताकत नहीं दी गई। ऐसी चर्चा और ऐसी बैठक तब और भी सवाल खड़े करती है जब अगस्त में, यानी कुछ महीने पहले, सूबे के क्षत्रिय विधायकों ने भी बंद कमरे में गुफ्तगू की थी। कहीं ये मामला 27 के रण की रणनीति का तो नहीं। तो यह भी सच है कि सियासत में हर तस्वीर के बहुत मायने होते हैं। लखनऊ में यूपी के करीब 50 ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में मीटिंग हुई। यह मीटिंग कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुई और बैठक की वजह पीएन पाठक की पत्नी का जन्मदिन बताया गया। ब्राह्मण विधायकों की इस मीटिंग को सहभोज का नाम दिया गया। आइए साथ बैठकर भोजन करते हैं। विधायकों में लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। इसमें मुख्य रूप से पूर्वांचल और बुंदेलखंड के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चर्चा हुई कि संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की मांग होगी। मीटिंग में इसको लेकर भी बात हुई कि ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा बने, क्योंकि सरकार और संगठन में समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। सूत्र बताते हैं कि चर्चा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर भी हुई और कहा गया कि डिप्टी सीएम ब्राह्मण तो है, लेकिन ताकत नहीं दी गई। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संगठन में ब्राह्मणों का कद घटाया जा रहा है। यहां लखनऊ, भदोई, गोंडा और बहराइच की घटनाओं का भी जिक्र हुआ और मांग उठी कि नाइंसाफी रोकने के लिए समाज को एक साथ आना होगा। बैठक में तय हुआ कि आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों की मदद की जाएगी और फैसला हुआ कि गरीब ब्राह्मणों की मदद के लिए एक फंड बैंक बनाया जाएगा। इसमें रिटायर्ड जज, वकील, डॉक्टर और प्रभावशाली लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि तय किया गया कि ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक अब जनवरी में होगी। यूपी विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इसमें से 46 बीजेपी के। दिलचस्प यह है कि अगस्त में लखनऊ में क्षत्रिय विधायकों की भी इस तरह की बैठक हुई थी। इसे कुटुंब परिवार का नाम दिया गया था और इसमें करीब 40 एमएलए पहुंचे थे। सुनिए जरा, अब ब्राह्मण विधायकों से सवाल किया गया। ये जो बैठक हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, सुनिए। संस्कार बच्चे जो विहीन हो रहे हैं, सभी समाज के, सर्व समाज का यह था कि कैसे उनको मुख्य धारा में मोड़कर अपने माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत है 2047 तक कैसे विकसित करने का काम करें, क्योंकि हमारा अगर समाज बिखरेगा तो भारत देश का क्षति होगा। इसलिए हम लोग इसके लिए चिंतन मंथन किए। सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो था कि हमारे समाज के ऊपर किस प्रकार से झूठे आरोप लगा करके और समाज को अपमानित किया जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक जो
चोट पहुंचाई जा रही है, इन सब विषयों को लेकर के वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये जल्द ही तस्वीर साफ होगी। 27 की तैयारी है, ये 27 से पहले कोई और खिचड़ी पक रही है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। आपको बताऊं, क्रिकेट की पिच हो या जिंदगी का मैदान, मकसद अगर क्लियर होगा तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। जैसे उदाहरण है क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, और उनके परिवार ने इसी को गांठ बांध कर काम किया। छोटी उम्र से ही वैभव में क्रिकेट के लिए जुनून नजर आने लगा था, लेकिन हालात मंजूरी नहीं दे रहे थे। तो पिता सोचिए संजीव सूर्यवंशी साहब ने वो किया जो मिसाल बन गया। क्रिकेटर के पिता ने क्रिकेट के प्रति बेटे का जुनून देखा और जुनून को पूरा करने के लिए पिता ने अपनी जमीन तक बेच दी। परिवार का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा था, उसके बावजूद उन्होंने काम भी छोड़ दिया ताकि वो वैभव को क्रिकेटर बना सके और उसकी प्रैक्टिस पर ध्यान दे सके। पिता ही नहीं, वैभव की माताजी ने भी बेटे का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं वो रात में केवल 3 घंटे सोती थी ताकि सुबह जल्दी उठें, वैभव का टिफिन तैयार कर सकें। परिवार के त्याग ने भी वैभव को कामयाबी की भट्टी में तपने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 10,000 घंटे अभ्यास करने का टारगेट सेट किया। इसके लिए महज 10 साल की उम्र में वो नेट्स पर रोजाना 600 गेंदों का सामना करते थे। वैभव अपने से उम्र में बड़े गेंदबाजों का सामना करते थे। कड़ी मेहनत के बाद महज 14 साल के वैभव ने सबसे कम उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया है। मैदान पर आते ही पहले ही बॉल पर छक्का जड़कर इरादे भी जाहिर कर दिए। उसके बाद तो मात्र 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। अंडर 19 में 171 रनों की धुआंधार पारी में 14 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों में सेंचुरी लगाकर 39 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहे जाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज वैभव ने अहम फंडा दिया। जिंदगी में कितने भी अभाव क्यों ना हो, बहानों पर नहीं लक्ष्य पर फोकस करें, और जब परिवार भी आपका साथ दे तो दुनिया की कोई भी मंजिल आप पा सकते हैं। बहरहाल जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं।